हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओना इंग्लिश कॉन्सेप्ट में। और स्टूडेंट्स, कई दिनों से यूट्यूब पे हमारी वीडियो नहीं आ रही थी। इसका रीज़न ये था कि थोड़ा ऑफलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा व्यस्तता होने की वजह से, इसके अलावा कुछ अपनी भी तैयारी थी जिसकी वजह से हम यूट्यूब पे वीडियो नहीं छोड़ पा रहे थे। लेकिन आपका बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है, इसलिए बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए हमने सोचा कि कुछ मटेरियल्स और कुछ मॉडल पेपर और कुछ क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाया जाए, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद मिल सकती है। तो इसलिए हमने कुछ चीज़ों को लाया यूट्यूब पे, जिसमें से हमने एक सेक्शन ए का जो पार्ट होता है रीडिंग का, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन यानी पैसे दिए जाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको पैसेज हल करवाया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें पैसे थोड़ा सा टफ लगता है। कई लोगों को ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी भी लगता है। लेकिन अक्सर करके स्टूडेंट जो होते हैं वे करते क्या है कि एग्ज़ाम में पैसेज को हल करते समय कहीं ना कोई गलतियाँ कर बैठते हैं। तो उसी सारी चीज़ों को हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंग्लिश जो हमारा इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको 3 या 4 भाग में डिवाइड किया जाता है, जिसमें सेक्शन ए जो होता है वो रीडिंग होता है। जिसमें होता क्या है कि एक पैसेज दिया जाता है, जिस पैसेज में कुछ आर्टिकल्स लिखे होते हैं, जिसको पढ़कर हमें नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना होता है। इसके अलावा सेक्शन बी जो होता है उसमें राइटिंग या तो ग्रामर दिया रहता है, और से एक होता है सेक्शन सी जिसमें ग्रामर होता है। उसके अलावा सेक्शन डी जो होता है उसमें लिटरेचर यानी हमारे टेक्स्ट बुक से जो भी क्वेश्चन होता है उसको पुटअप किया जाता है। तो इसमें इस वीडियो में हमने सेक्शन ए का जो पार्ट होता है जिसमें पैसे दिया जाता है उसको हमने लिया। तो इस वीडियो में हम लोग एक पैसेज को सॉल्व करेंगे, और इसके अलावा इसमें जो भी हम गलतियां करते हैं उसको भी ध्यान देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, पैसेज जो भी होता है हमारा उसको हमें ध्यान से केयरफुली रीड करना होता है। देखिए, जब भी आप पैसेज को हल करने जा रहे हैं तो सबसे पहले पैसेज को आपको केयरफुली रीड करना होगा। और इतना ही नहीं, जब भी आप पैसेज को सॉल्व करने जा रहे हैं तो आपको केयरफुली रीड तो करना ही, इसके साथ ही साथ आपको पैसेज को अच्छे ढंग से समझना भी है। क्योंकि जब तक आप पैसेज को अच्छे ढंग से समझेंगे नहीं तब तक आप सभी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं। क्योंकि पैसेज के बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो हमारी समझ के आधार पे होते हैं। जब तक हम पैसेज को अच्छे ढंग से समझेंगे नहीं तब तक हम उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकते। इसीलिए पैसेज को पढ़ने के साथ साथ हमें उसको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक बात और, अगर आप जब भी पैसेज को सॉल्व करने जा रहे हैं तो आप एक काम और भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इससे थोड़ा सा आपको इजी महसूस हो सकता है। या तो फिर आप पैसेज को पहले पढ़ लीजिए, पूरे पैसेज को अच्छे ढंग से पढ़ के उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ के, और पैसेज के जिस लाइन में हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इसका आंसर होगा, हम वहाँ से उसका आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम पैसेज में जो भी क्वेश्चन दिया गया उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ अ वुमन, यानी एक औरत का असली आभूषण क्या होता है। यहाँ पे जो वर्ड लिखा है ना ऑर्नामेंट, इसका मतलब होता है आभूषण। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन लिखा है कि एक औरत का जो असली आभूषण होता है वो क्या होता है। तो चलिए पैसेज को पढ़ते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि कहाँ पे हमें मिलता है। तो देखिए, हमारा पैसेज स्टार्ट होता है यहाँ से, द रियल ऑर्नामेंट ऑफ अ वुमन इज हर कैरेक्टर हर प्योरिटी। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा ही यही था कि एक महिला का या फिर एक औरत का जो असली आभूषण होता है वो क्या होता है। और हमने पढ़ा भी पहली लाइन में कि द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमन, यानी औरत का जो असली आभूषण होता है वो क्या होता है, इज हर कैरेक्टर, उसका क्या होता है, अपना चरित्र, हर प्योरिटी, और उसका अपना क्या होती है, अंदर की जो भी शुद्धता होती है, प्योरिटी होती है, उसकी जो अच्छाई होती है, वही उसका एक असली आभूषण होता है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पैसेज के पहले लाइन में मिल गया, यहाँ से द रियल से लेकर कहाँ तक, प्योरिटी तक। तो चलिए, पहले क्वेश्चन का आंसर हम लिखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ए का जो था दिया, व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ अ वुमन, यानी एक औरत का असली आभूषण क्या होता है। तो देखिए, इसका आंसर हम लिख सकते हैं जो कि हमने पैसेज में देखा कि जो औरत होती है उसका आभूषण जो असली होता है वो उसका कैरेक्टर और उसकी क्या होती है, प्योरिटी होती है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा पहले का कि द रियल ऑर्नामेंट ऑफ अ वुमन इज हर कैरेक्टर
एंड हर प्योरिटी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने लिखा क्या कि द रियल ऑर्नामेंट ऑफ अ वुमन इज हर कैरेक्टर एंड हर प्योरिटी, यानी एक औरत का जो असली आभूषण होता है वह उसका क्या होता है, उसका जो कैरेक्टर, उसकी जो अंदर की अपनी प्योरिटी अच्छाई होती है, वही उसका एक असली आभूषण होता है। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हमने देखा ना, देखा कि कैसे हमने लिखा। अब देखिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है कि What thing has been called a sacrifice by the भागवत गीता। अब इसमें देखिए दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भागवत गीता के द्वारा किसे एक त्याग कहा गया है। तो चलिए पैसेज को पढ़ते हैं और देखते हैं कि पैसेज के किस लाइन में या कहाँ पे हमें सेकेंड क्वेश्चन का आंसर मिलता है। क्वेश्चन हमें अपने दिमाग में बिल्कुल एकदम याद रखना है कि क्वेश्चन हमारा पूछा क्या गया है। जैसे ही हमें उस लाइन में क्वेश्चन के कुछ भी वर्ड हमको दिखाई देते हैं, हम तुरंत वहाँ पे रुकेंगे और फिर से उस लाइन को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और फिर समझेंगे कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था ये पूछा गया था कि भागवत गीता के द्वारा किस चीज़ को एक सैक्रिफाइस यानी एक त्याग बोला गया है। तो चलिए पैसेज को थोड़ा सा और आगे रीड करते हैं। तो हमने पढ़ा था ये लाइन, द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमन इज हर कैरेक्टर हर प्योरिटी, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं, लिखा है कि मेटल एंड स्टोन कैन नेवर बी रियल ऑर्नामेंट। आगे देखिए इसमें लिखा है कि जो मेटल और स्टोन होते हैं, अब यहाँ पे मेटल और स्टोन है क्या, तो यहाँ पे लिखा है कि मेटल और स्टोन कभी भी रियल ऑर्नामेंट्स नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो मेटल और स्टोन है उसको औरतों के ज्वेलर्स से यानी उनके आभूषण के सामानों से रिलेट किया गया है। उनके जो भी आर्टिफिशियल आभूषण की चीज़ें होती हैं, जैसे उनका नेकलेस हुआ, बैंगल्स हुआ, यानी जो भी उनकी सजावट की जो भी सामग्री होती है जो मेटल से यानी सोने चांदी जो जिन चीज़ों से बनी होती है, उसको अथर्स ने इस पैसेज में बोला है कि वो एक असली आभूषण नहीं होती हैं। तो फिर आगे देखिए उसने पहले ही पैसेज में बोल दिया था, पैसेज की पहली लाइन में उसने बोल दिया था कि किसी भी महिला का जो असली आभूषण होता है वह उसका कैरेक्टर और उसकी प्योरिटी होती है, ना कि मेटल और स्टोन। आगे देखिए इसमें आगे लिखा है कि द नेम ऑफ वुमन लाइक सीता एंड दमयंती हैव बिकम सैक्रेड टू अस फॉर दियर अनसुलिड वर्च्यू। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो ये लाइन लिखी गई है कि द नेम्स ऑफ वुमेन लाइक सीता एंड दमयंती। अब यहाँ पे कुछ औरतों के नाम लिखा है, जिसमें से एक नाम लिखा है सीता और दूसरा लिखा है दमयंती, यानी कह रहा है कि सीता और दमयंती कुछ ऐसे नाम हैं जो हमारे लिए क्या हो चुके हैं, सैक्रेड का मतलब पवित्र हो गए हैं। क्यों, लिखा है कि दियर अनसॉलिड वर्च्यू, उनके शुद्धता और शुद्ध गुणों और शुद्ध विचारों की वजह से, नेवर फॉर दियर ज्वेलरी, ना कि उनकी अपनी आभूषणों के लिए। अब यहाँ पे जो ये ज्वेलरी है उनके आर्टिफिशियल आभूषण को बोला गया है, ना कि उनके अंदर की जो कैरेक्टर है उनका जो प्योरिटी है उसको नहीं बोला गया। तो यहाँ पे कुछ नाम हमारे लिए पवित्र हो गए हैं, जिसमें सीता और दमयंती को मेंशन किया गया। तो इनके नाम हमारे लिए पवित्र क्यों हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे अथर्स ने बताया है कि उनकी जो अनसलिड का मतलब होता है शुद्ध, वर्च्यू का मतलब होता है नैतिक गुण, यानी उनके जो शुद्ध और उनके जो अच्छे विचार थे उनके वजह से जो उनका जो नाम है वो हमारे लिए क्या हो चुका है, पवित्र हो चुका है। नेवर फॉर दियर ज्वेलरी, ना कि उनकी सजावट और उनके आभूषणों की वजह से। चलिए आगे देखते हैं, इसमें लिखा है कि आगे इसमें एक चीज़ और लिखा था, इफ़ देवर एनी, यानी वो कुछ और आभूषण पहनती भी हैं तो उनके वजह से उनका नाम हमारे बीच में पवित्र नहीं हुआ है। आगे देखिए इसमें लिखा है माई आस्किंग फ्रॉम यू योर ज्वेलरी हैज आल्सो अ वाइडर सिग्निफिकेंस। अब इसमें देखिए जो अथर्स है ना, पैसेज में एक क्वेश्चन किया गया, बात पूछी है कि मेरी पूछ आपसे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि योर ज्वेलरी हैज आल्सो अ वाइडर सिग्निफिकेंस, आपका जो भी आभूषण है करा है कि वो एक व्यापक रूप से क्या है, सिग्निफिकेंस का मतलब महत्वपूर्ण है। लेकिन उसने एक चीज़ और आगे बोला है कि सेवरल सिस्टर हैव टोल्ड मी दैट दे फील ऑल द बेटर फॉर गेटिंग रीड ऑफ दियर ज्वेल्स। लेकिन बहुत सारे सिस्टर्स ने हमें ये बताया है कि हम अपने ज्वेल्स से यानी अपने आभूषण के सामानों से छुटकारा पाने में, गेटिंग रीड ऑफ दियर, यहाँ पे जो लिखा चीज़ है गेटिंग रीड ऑफ एक आइडियम्स है जो इस पैसेज में यूज किया गया है।
तो देखिए कभी कभार क्वेश्चन जो भी पैसे से पूछते हैं एंटोनिम सिनोनिम के अलावा कभी कभार हमको आइडियम्स और फ्रेजेज के भी जो मीनिंग होती है उसको पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो गेटिंग रीड ऑफ लिखा है इसका मतलब होता है टू बी फ्रॉम फ्री, टू बी फ्री फ्रॉम समवन और समथिंग, यानी किसी चीज़ या किसी व्यक्ति से छुटकारा पाना। तो यहाँ पे लिखा लिखा था इस लाइन में कि सेवरल सिस्टर्स हैव टोल्ड मी, यानी बहुत सारी सिस्टर्स ने मुझे ये बताया कि दे फील ऑल द बेटर, यानी वे क्या बहुत ही अच्छा महसूस करती हैं। कब? गेटिंग रीड ऑफ दियर ज्वेल्स, जब वे क्या करती हैं अपने इन आर्टिफिशियल आभूषण की चीज़ों को क्या करती हैं हटा देती हैं। आगे देखिए इसमें लिखा है आई हैव कॉल्ड दिस एन एक्ट ऑफ मेरिट इन मोर वेज देन वन। अब यहाँ पे देखिए जो अथस है उसने बताया पैसेज में कि आई हैव कॉल्ड दिस एन एक्ट ऑफ मेरिट, यानी मैंने इसे एक एक्ट ऑफ मेरिट का मतलब यहाँ पे अच्छे कार्यों से उसने रिलेट किया है कि हम इसे कई तरह से एक अच्छा कार्य भी कर सकते हैं। और आगे देखिए इसने लिखा है कि नो मेन आर वुमन इज इंटाइटल्ड टू द पोजीशन ऑफ वेल्थ अनलेस ही आर सी हैज गिवन अ फेयर शेयर ऑफ इट टू द पुअर एंड हेल्पलेस। और अगर है कि किसी भी पुरुष या स्त्री को वेल्थ यानी धन को कब्जा करने का या रखने का अधिकार नहीं है जब तक कि वह उसका उचित हिस्सा गरीबों को और असहायों को न शेयर कर लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इसने अथस ने एक बात बोला है कि किसी भी आदमी और किसी भी औरत को धन का, ठीक है ना, अपने ऊपर अधिकार, धन का, धन के ऊपर अपना अधिकार जमाना ये कोई ऐसा कोई मतलब सही बात नहीं है जब तक कि वह क्या कर न दे, उन्हें उन हिस्सों में से या उन धन में से असहाय और गरीबों को न शेयर करें। आगे देखिए इसमें कहा गया है कि इट इज़ अ सोशल रिलीजियस ऑब्लिगेशन एंड हैज़ बीन कॉल्ड अ सैक्रिफाइस बाय द भागवत गीता। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने क्वेश्चन सेकेंड जो पढ़ा था उसमें ये पूछा था कि व्हाट थिंग हैज़ बीन कॉल्ड सैक्रिफाइस बाय द भागवत गीता, यानी किस चीज़ को भागवत गीता के द्वारा एक क्या बोला गया है, सैक्रिफाइस बोला गया। तो यहाँ पे हमने पैसेज में पढ़ा कि इट इज़ अ सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन एंड हैज़ बीन कॉल्ड अ सैक्रिफाइस बाय द भागवत गीता। अब इस पैसेज के इस लाइन में हमें हमारे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे इट इज अ सोशल, अब यहाँ पे इट इज किसको बोला गया है, तो हमने इससे पहले एक लाइन पूछा, एक लाइन पढ़ा था कि जो भी हमारा वेल्थ है, जो भी हम धन है, अगर हम अपने उस धन के हिस्सों में से कुछ गरीबों और असहाय लोगों को अगर हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं, अगर उनसे हम गरीबों और असहाय लोगों की मदद करते हैं तो यही हमारा सोशल और एक धार्मिक यानी रिलीजियस ऑब्लिगेशन का मतलब यहाँ पे धार्मिक कर्तव्य होगा। और इसी चीज़ को क्या किया गया है, गीता भागवत गीता में एक त्याग बोला गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन का हम यही आंसर लिख सकते हैं कि अ पर्सन हु हैज शेयर्ड सम पार्ट्स ऑफ हिज वेल्थ टू द पुअर एंड नीडी हैज़ बीन कॉल्ड अ सैक्रिफाइस बाय द भागवत गीता, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने धन का कुछ हिस्सा गरीबों और क्या करता है, असहाय, नीडी का मतलब यहाँ पे ज़रूरतमंद लोगों से है और द पुअर यानी गरीब लोगों से, यानी जो भी अगर कोई भी व्यक्ति अपने कुछ भी धन का हिस्सा अगर गरीबों को और ज़रूरतमंद लोगों को अगर वह क्या करता है, शेयर करता है, देता है, तो भागवत गीता में इस चीज़ को क्या बोला गया है, एक त्याग बोला गया है। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ये हो गया कि अ पर्सन हु हैज शेयर्ड सम पार्ट्स ऑफ हिज वेल्थ टू द पुअर एंड द नीडी हैज बीन कॉल्ड अ सैक्रिफाइस बाय द भागवत गीता। चलिए हमारा दो क्वेश्चन का आंसर तो हमने पैसे से कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पे जो सी, जो थर्ड क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट इज कंसीडर्ड टू बी अ ग्रेटर सैक्रिफाइस। लेकिन इसमें देखिए थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि किस चीज़ को एक ग्रेटर का मतलब एक बड़ा त्याग माना गया है या बोला गया है। तो चलिए देखते हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था कि अ सैक्रिफाइस बाय द भागवत गीता, यहाँ तक तो हमने पैसेज को रीड कर लिया था। अब आगे चलिए देखते हैं। ही हु डज नॉट ऑफर दिस सैक्रिफाइस हैज़ बीन कॉल्ड अ थीफ।
पैसेज में आगे अभी वही बात बोली गई है कि जो लोग सोशल और रिलीजियस सिविलाइजेशन जो होता है अपने धन के कुछ हिस्से को ज़रूरतमंदों को और गरीबों को सहायता नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पे अथर्स ने क्या किया है कि एक का चोर माना है। यानी ऐसा व्यक्ति जो ऐसे त्यागों को नहीं करता है उसे क्या कहा जाता है, एक चोर बोला जाता है। आगे इसमें लिखा गया है कि द गीता हैज इनन्यूमरेटेड मेनी फॉर्म ऑफ सेक्रीफाइस। गीता में बहुत सारे अनगिनत जो सेक्रीफाइस हैं यानी त्याग है उनके अलग अलग रूपों के बारे में क्या किया गया है, बात की गई है। तो यहाँ पे देखिए आगे एक और बात लिखी गई है कि बट व्हाट ग्रेटर सेक्रीफाइस कैन देयर बी देन टू सर्व द पुअर एंड द नीडी। लेकिन गरीबों और ज़रूरतमंदों के अलावा यानी उनकी सेवा के अलावा और कौन सा सबसे बड़ा सेक्रीफाइस यानी त्याग हो सकता है। तो हमारा क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही था सी का कि व्हाट इज कंसीडर टू बी अ ग्रेटर सेक्रीफाइस यानी सबसे बड़ा त्याग किसे माना जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके आगे हो सकता है कि हमारा आंसर मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि फॉर अस टुडे देयर कैन बी नो सेक्रीफाइस हायर दैन टू फॉरगेट द डिस्टिंक्शन ऑफ हाई एंड लो एंड टू रियलाइज द इक्वलिटी ऑफ ऑल मेन। अब थोड़ा सा ध्यान से इस लाइन को देखिएगा। लिखा है कि फॉर अस टुडे है कि आज हमारे लिए कोई भी त्याग हायर का मतलब यहाँ बड़े से है कि कोई भी त्याग बड़ा नहीं हो सकता है किसकी अपेक्षा, टू फॉरगेट द डिस्टिंक्शन ऑफ हाई एंड लो। यदि हम उच्च और नीच का भेदभाव भूल जाएं एंड टू रियलाइज द इक्वलिटी ऑफ ऑल मेन, हम सभी इंसानों को एक समान देखें। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा त्याग उसको बोला गया कि अगर हम उच्च नीच का भावना अपने अंदर से निकाल देते हैं और सभी इंसानों को एक समान रूप से देखना अगर शुरू कर देते हैं तो इससे बड़ा त्याग कोई भी नहीं हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन का हमारा आंसर कुछ ऐसा हो सकता है कि देयर कैन बी नो सेक्रीफाइस ग्रेटर दैन टू फॉरगेट द डिस्टिंक्शन ऑफ हाई एंड लो एंड टू रियलाइज द इक्वलिटी ऑफ ऑल मेन। यानी अगर व्यक्ति क्या करे, अगर वह उच्च और नीच का भावना अपने अंदर से निकाल दे, सभी इंसान को सभी मनुष्य को एक समान देखे, अगर ऐसा वह कर देता है तो समझ लीजिए इससे बड़ा कोई त्याग उसके लिए नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि देयर कैन बी नो सेक्रीफाइस ग्रेटर दैन टू फॉरगेट द डिस्टिंक्शन ऑफ हाई एंड लो एंड टू रियलाइज द इक्वलिटी ऑफ ऑल मेन। तो देखिए हमारा ए बी सी 3 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है अगला क्वेश्चन डी जो है कि वेयर डज द रियल ऑर्नामेंट्स लाई। अब यहाँ पे लिखा गया, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि जो असली आभूषण होता है वो कहाँ पे होता है। अब यहाँ पे असली आभूषण के होने का मतलब, अब देखिए अब पैसेज में ही समझ में आएगा कि ये चीज़ें पूछी कहाँ से गई हैं। तो चलिए देखते हैं आगे पैसेज में हम वो वाली लाइन ज़रूर खोजेंगे जिस लाइन में रियल ऑर्नामेंशन के प्लेस को बताया गया हो। तो चलिए देखते हैं। हमने पढ़ा था यहाँ तक कि हाई एंड लो का जो भी डिस्टिंक्शन होता है, भेदभाव होता है, अगर हम महसूस करना शुरू कर दें, इंसान को एक समान देखना शुरू कर दें, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी त्याग होती है। आगे देखिए इसमें एक और चीज़ लिखी गई है कि आई आल्सो विश टू ब्रिंग होम टू द वीमेन ऑफ इंडिया दैट रियल ornament लाइज नॉट इन लोडिंग द बॉडी विथ मेटल एंड स्टोन। अब यहाँ पे जो ऑथर है करा है कि मैं आपको वहाँ पे यानी उन औरतों के घर पे लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पे उन्होंने दिखाना चाहा है कि जो असली आभूषण होता है वो अपने बॉडी के ऊपर मेटल और स्टोन को लाद देने से, यानी उन अपने ऊपर इन सारी चीज़ों को रख लेने से ये हमारे लिए कोई असली आभूषण नहीं हो सकता है। तो फिर असली जो रियल ऑर्नामेंट है वो होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि बट इन प्यूरिफाइंग द हार्ट एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ सोल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पैसेज में जो ऑथर है उसने बताया है कि बट इन प्यूरिफाइंग द हार्ट, यानी जो हृदय की सुंदरता होती है और जो आत्मा की सुंदरता होती है, कह रहा है कि इसके अंदर जो रियल ऑर्नामेंशन होता है यानी जो असली आभूषण होता है वो क्या होता है,
उसकी जगह यही रियल होती है, किसके अंदर? एक का प्योरीफाई यानी प्योर हार्ट के अंदर, और एक का सच्ची सुंदरता वाली आत्मा के अंदर। तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया था कि वेयर डज द रियल ओर्नामेंशन लाई, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि द रियल ओर्नामेंशन लाइज इन प्योरीफाइंग द हार्ट एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ सोल। तो चलिए इसका आंसर हमारा यही होगा कि द रियल ओर्नामेंशन लाइज इन प्योरीफाइंग द हार्ट एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ सोल। यानी जो रियल ओर्नामेंशन होता है, जो असली आभूषण होता है, वह हृदय की सुंदरता और आत्मा की सुंदरता के अंदर पाया जाता है, ना कि हमारे बॉडी के ऊपर। जो दिखावे के लिए कोई भी आभूषण होता है वो हमारा रियल ओर्नामेंशन नहीं हो सकता जब तक कि हमारे अंदर प्योरिटी ना हो और हमारे आत्मा के अंदर की जो सुंदरता ना हो। इसके अलावा कोई भी दूसरा असली आभूषण नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैसेज को वो हमने पूरी तरह से रीड कर लिया। अब आगे देखिए, इसमें पैसेज में हमने बताया भी था कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो एंटोनिम, सिनोनिम और आइडियम्स से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। यानी 1 से 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो एंटोनिम और सिनोनिम से पूछे जाते हैं। और पैसेज में 1 या 2 आइडियम्स और फ्रेजेस से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसा कि ई जो क्वेश्चन है इसमें हम देख रहे हैं कि 3 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्पॉटलेस। अब यहाँ पे पैसेज से ही एंटोनिम और सिनोनिम के भी वर्ड मिलेंगे, ना कि हमें कहीं बाहर से किसी वर्ड को खोजना पड़ेगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पैसेज में कौन सा ऐसा शब्द है जिसका मतलब स्पॉटलेस हो सकता है। अब सबसे पहले जानना जरूरी हो हमारे लिए ये है कि स्पॉटलेस का मतलब क्या होता है। तो स्पॉटलेस का मतलब होता है बेदाग। तो हमने पैसेज में एक लाइन पढ़ी थी जहाँ पे हमें ऐसा वर्ड मिला था। देखिए पैसेज की जो तीसरी लाइन है जिसमें हमने पढ़ा था कि द नेम ऑफ वीमेन लाइक सीता एंड दमयंती हैव बिकम सैक्रेड टू अस फॉर दियर अनसुलिड वर्च्यू। अब यहाँ पे अन जो सलिड लिखा है इसका मतलब होता है बेदाग। तो हमारा जो ई का पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पॉटलेस का मतलब क्या हो सकता है, तो स्पॉटलेस का मतलब यही होगा क्या? अनसलिड। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे कि मीन्स स्पॉटलेस इज अनसलिड, यानी स्पॉटलेस का जो मतलब वो क्या होगा? अनसलिड होगा। आगे देखिए ई का जो सेकेंड, इसमें ई क्वेश्चन ई में जो सेकेंड पूछा गया इसमें कि अपोजिट ऑफ इन सिग्निफिकेंस, यानी इन सिग्निफिकेंस का अपोजिट क्या होगा। तो ये भी पैसेज में ही हमें मिलेगा। पैसेज में हमने एक लाइन पढ़ी थी जिसमें सिग्निफिकेंस के बारे में बताया गया था। तो यहाँ पे इन सिग्निफिकेंस का अपोजिट हो जाएगा सिग्निफिकेंस। आगे देखिए इसमें एक आइडियम्स के बारे में पूछा है कि ये फ्रेज है, वेयर डज द फ्रेज गेटिंग रीड ऑफ मीन इन द पैसेज, यानी जो फ्रेज पैसेज में दिया गया था गेटिंग रीड ऑफ, इसका क्या मतलब है। तो देखिए गेटिंग रीड ऑफ जो ये पैसेज है इसका मतलब होता है टू बी फ्रॉम समथिंग और समझ, यानी किसी भी चीज़ से क्या होना? मुक्त होना या छुटकारा पाना। तो चलिए हमने पैसेज को हल किया। तो पैसेज को जितना से ज़्यादा आप अगर प्रैक्टिस करते हैं उतना आपके पैसेज में अच्छी पकड़ होगी और आप अच्छे से अच्छे कर पाएंगे। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप पैसेज को लेके उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप पैसेज में उतने अच्छे ढंग से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितने अच्छे से हम प्रैक्टिस करेंगे पैसेज में हमारी उतनी समझ और उतनी हमारी जो पकड़ है वो और मजबूत होती जाएगी। तो चलिए वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम और आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड अच्छी अच्छी चीज़ें लाएँ ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित हो। थैंक यू।